शो में निगरान सेटअप माशी टीम का कड़ा इम्तिहान। $1997 के बाद किसी निगरां हुकूमत को IMF प्रोग्राम विरासत में मिलेगा? क्या निगरान हुकूमत से माशी इस्लाहात की तवक्को? अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। बेशुमार माशी चैलेंजेस हैं। सियासत भी आगे जाकर क्या रुख इख्तियार करती है, केयर टेकर सेटअप के हवाले से क्या मामला तय पाते हैं, ये आइंदा कुछ दिनों में देखना होगा। साथ में जो नाम अब तक सामने आए हैं उन पर बहस चल रही है, लेकिन पाकिस्तान को दरपेश माशी चैलेंजेस के हवाले से आज के प्रोग्राम में तफसीलन हम गुफ्तगू करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो दरपेश माशी चैलेंजेस हैं उनका सामना एक निगरां सेटअप कैसे कर सकेगा। इस सूरत हाल पर बात करने से कबल आपको बताते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब महंगाई के ऊपर बढ़ती क्या कहते हैं। उन्होंने रिसेंटली पेट्रोल प्राइसेस पे क्या कहा। तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। इस मर्तबा हर 15 दिन के बाद तेल और पेट्रोल की कीमतों का हुकूमत पाकिस्तान वो ऐलान करती है। अगर हमारे बरादर ममालिक की तरह हमारे पास तेल होता, हमारे पास गैस होती, नवाज शरीफ की क़यादत में रात मेहनत करनी है और पाकिस्तान की हालत बदलनी है। मैं अपनी तकारीर में अक्सर मर्तबा कहता रहा हूँ कि कर्ज़ों की जिंदगी से हमें निजात हासिल करनी होगी, क्योंकि कर्ज हफ्यून की तरह एक बहुत बड़ी बीमारी है कर्ज लेना। और अगर हमने कर्ज से निजात हासिल करनी है तो वाहिद तरीका है कि हम दिन रात शबाना रोज मेहनत करें। नाज़रीन, कुछ ही दिनों में निगरां हुकूमत आ जाएगी। इससे कबल आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान 1997 के बाद एक ऐसी निगरां हुकूमत होगी जो कि IMF प्रोग्राम में को इस वक्त विरासत में जिसको मिलेगा। इससे पहले जो निगरां हुकूमतें रहीं उनकी तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं। यानी लास्ट ये मामला मलिक मिराज खालिद साहब की वज़ारत उज़्मा में हुआ था, जो नवंबर 1996 से फरवरी 1997 तक हुकूमत उनकी रही थी निगरां, जिसमें पाकिस्तान एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट में IMF के साथ मौजूद था। इससे कबल ये मामला 1993 में हुआ। मुइनुद्दीन कुरैशी साहब जो वज़ीर आज़म थे उस वक्त के, और ये जो उनका दौरानिया था जुलाई 93 से अक्टूबर 93 तक का, इस दौरान पाकिस्तान एक IMF प्रोग्राम में था, वो भी स्टैंड बाय अरेंजमेंट था। और उससे कबल 1990 में, अगस्त 1990 से लेकर नवंबर 1990 के दरमियान गुलाम मुस्तफा जतोई साहब की जो गवर्नमेंट थी उस दौरान भी पाकिस्तान एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट में था। तो अब ये निगरां हुकूमत 1997 यानी 1997 के बाद ऐसी निगरां हुकूमत होगी जो कि एक IMF प्रोग्राम जिसको एक विरसे में मिलेगा। इस सूरत हाल के अंदर जो एक और अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है वो ये भी होगी कि दो सूबों के अंदर ऑलरेडी निगरां काबीना या निगरां हुकूमत मौजूद है। पंजाब और KP की बात करें तो ये भी अनप्रेसिडेंटेड है कि किस तरह दो सूबे ऑलरेडी एक निगरां सेटअप के तहत चल रहे होंगे और वफाक में अब एक निगरां सेटअप आ जाएगा और उस निगरां सेटअप के पास एक ऑलरेडी एक IMF प्रोग्राम होगा जिसको वो आगे लेकर बढ़ेगा। और इस बारे में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के हालिया फैसले के बाद ये चेमा गोइयां तो अब तकरीबन दम तोड़ गई है कि इलेक्शन वक्त पर होंगे। अब तकरीबन सर्टेनिटी है कि हम कह सकते हैं कि इलेक्शन वक्त पर नहीं होंगे। डॉक्टर खाकान नजीब साहब से गुफ्तगू का आगाज करते हैं, साबिक मुशीर वज़ारत खजाना के। खाकान नजीब साहब, आप फरमाइए, अनप्रेसिडेंटेड इस तरह से कि 1997 के बाद एक IMF प्रोग्राम, ऐसी हुकूमत आएगी निगरां जिसके पास IMF प्रोग्राम जो है वो विरसे में उसको मिलेगा, तो आपके नज़दीक ये कितना चैलेंजिंग या इसको मार्केट या लोग कितना, या खासतौर पे जो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखा जाए, क्या इसको खुशाइन समझेंगे, वेलकमिंग समझेंगे इस जेस्चर को, या नेगेटिव लेंगे? क्या लगता है आपको खान साहब? देखिए, आई थिंक जो निगरान हुकूमत आ रही है ना उसको भी बड़ा प्रिपेयर्ड आना चाहिए। दे शुड नो कि IMF के प्रोग्राम में क्या लिखा हुआ है, 30 सितंबर तक क्या टारगेट्स है पाकिस्तान को पूरे करने हैं, और वो इतने आसान नहीं है। पाकिस्तान में चूंकि 23 प्रोग्राम दिए हैं, रेगुलर कस्टमर है IMF का, और ये भी याद रखिए कि 21 आउट ऑफ 23 प्रोग्राम जो हैं वो मतलब इनकम्प्लीट थे और हम उसमें वो अहदाफ पूरे नहीं कर सके। और इस बावजूद कि हमने उन प्रोग्राम में भी हार्डशिप जरूर डाली लोगों पर, यानी कि हमने लोगों पर ये बिजली के नर्व चेंज किए, हमने डिमांड की कंस्ट्रेंट लगाई, हमने सब काम किया, पर हम प्रोग्राम से बाहर आ गए। 13-16 का वो वाहिद प्रोग्राम था जो पाकिस्तान ने कभी भी कंप्लीट किया।
अब अगर आप इस नजरिए से इस चीज को देखें तो आपको एहसास होगा, और मैंने कल ही एक बहुत डिटेल्ड रिव्यू किया है कि पाकिस्तान का प्रोग्राम आईएमएफ के साथ आखिर है क्या और वो क्या मांगता है कंप्लीशन के लिए। और जब मैं उसको एक डिटेल्ड रिव्यू करता हूँ तो मतलब जरूर वो उसको पाकिस्तान को फ्रॉम ब्रिंक ऑफ डिफॉल्ट निकाल रहा है, रिजर्व्स का एक बिल्डअप है, सारा डेट फाइनेंस बट जरूर है, इसके अलावा कोई चारा नहीं था। बट अगर आप 30 सितंबर के टारगेट्स और प्रोग्राम टारगेट्स हैं वही देखें तो आपने $28.5 अरब तो जमा करने हैं इस साल। आपको ये जमा करने के लिए ऑब्वियसली कंसिस्टेंटली प्रोग्राम लोन्स, प्रोजेक्ट लोन, ये सब कुछ लेना पड़ेगा। अगर ये $28.5 अरब ही हो तो ये उस सूरत में है कि अगर आपका जो करंट अकाउंट का खसारा है वो 7 अरब पे रहेगा। अब आप ये सोचिए कि करंट अकाउंट के खसारे को 7 अरब पे रखने के लिए आपको 20% रेमिटेंसेस में इजाफा चाहिए और 20% ही इजाफा आपको एक्सपोर्ट्स पे चाहिए। आप जुलाई के नंबर्स देखिए तो 10% कमी है एक्सपोर्ट्स में। सो आप पहले महीने के नंबर्स देखिए और करेक्शन शुरू कीजिए। ये मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैंने 13-16 का प्रोग्राम एंकर किया है पाकिस्तान के लिए। मैं बखूबी ये चीज़ समझता हूँ, मैं उस कोर टीम का पार्ट था जब हम ये प्रोग्राम चला रहे थे, कि जहाँ डिविएशंस आए आप आईएमएफ के आने का इंतजार नहीं करते, रेसिपिएंट कंट्रीज को खुद ये कोर्स करेक्शन करनी पड़ती है। फिर आप आगे जाइए, आप ये देखिए कि आपको एक फिस्कल सरप्लस लेना है ऑन द प्राइमरी अकाउंट, यानी कि प्राइमरी अकाउंट का सरप्लस 0.4% का लेना है। आप हैरान होंगे सैफान कि ये लेने के लिए आपको क्या करना है। आपको 33% ग्रोथ चाहिए अपने टैक्सेस में, आपको 85% ग्रोथ चाहिए अपने नॉन टैक्स रेवेन्यूज में, आपको 900 अरब रुपए का सरप्लस चाहिए अपनी प्रोविंसेस से। दीज आर सीरियस रिस्क्स टू द प्रोग्राम। इसीलिए मैं ये गुजारिश करता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत कम लोग ये बात समझ पाते हैं कि पाकिस्तान आईएमएफ के प्रोग्राम से बाहर क्यों आ जाता है। अगर आप इन नंबर्स को देखेंगे तो आप कहेंगे ओह दीज आर सीरियसली चैलेंजिंग नंबर्स, पर आपने ये आईएमएफ के प्रोग्राम में एग्री किए हैं, आपने एमईएफपी पे दस्तखत किए हैं जिसमें आपने ये सब चीजें एग्री की हैं। आपको पाकिस्तान की इन चीजों को करने के लिए मैं बारहा कहता हूँ पुट अ टीम टुगेदर जो ये काम कर सके। छोड़ दीजिए कौन सी हुकूमत आएगी कौन सी जाएगी, एवरी गवर्नमेंट शुड जस्ट एग्री ऑन वन थिंग। आईएमएफ प्रोग्राम जो है वो प्रोफेशनल टीम्स हैंडल करती हैं। आईएमएफ प्रोग्राम्स किसी भी रेसिपिएंट कंट्रीज में एक जनरल जो एक चीज चल रही होती है या एक जनरल स्कीम ऑफ थिंग्स में हैंडल नहीं हो सकते। आपको इसके अलावा मल्टी फैसेटेड चैलेंजेस हैं, क्योंकि आपने टैक्स का रिफॉर्म करना है, पेंशन का रिफॉर्म करना है, सब्सिडी का रिफॉर्म करना है, आपने उनको ये भी रिपोर्ट करना है कि आपने सब्सिडी के रिफॉर्म पे क्या काम किया। अभी तो मैंने आपको चंद चीजें बताई हैं, आई डोंट वांट टू अलार्म यू, बट यू हैव टू रिमेंबर कि ये चीजें तब होंगी जब केयर टेकर्स भी कोई टीम लाएंगे, जब ये काम करेंगे। एक कोई वजीर खजाना या कोई प्राइम मिनिस्टर अलोन इज नॉट गोइंग टू बी एबल टू डू इट। वैसे भी अगर आप ये सोचें कि इस पर कोई बैठ के एमईएफपी थोड़ी पढ़ रहा है पाकिस्तान में, कि कोई आप बाहर से ला रहे हैं बंदा, वो बैठ के ये पढ़ रहा है कि जी क्या लिखा हुआ है, कौन से टारगेट्स हैं 30 सितंबर के, मैंने क्या पूरे करने हैं। इसके अलावा केयर टेकर्स के पास मेरे ख्याल में इकोनॉमिक फ्रंट पे ये सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है। अच्छा, अगर इस बात को मैं अगर इस तरह समझूं कि अब मामला ये है कि जो भी रिजीम आए, अगर वो आईएमएफ प्रोग्राम में रहती है, आपकी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नीड्स को नहीं बढ़ाती है, द मार्केट वुड वेलकम इट, इवन द इन्वेस्टर्स डोमेस्टिक और फॉरेन दे विल वेलकम इट। यहाँ पर हमें एक रिजीम ऐसी चाहिए जो आईएमएफ प्रोग्राम पर अमल दरामद भी करा ले, हमारी नीड्स भी ना बढ़े, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नीड्स, और वो कोई भी हो, इलेक्टेड या नॉन इलेक्टेड या जो भी हो। ये खाकान साहब इस कंसेंसस बन चुका है कि हम कह सकते हैं? आई एम वेरी क्लियर कि एक गवर्नमेंट ने प्रोग्राम तय किया है, एक केयर टेकर ने चलाना है। अब ये लग रहा है कि मार्च तक अगर केयर टेकर चलती है तो उन्होंने ही चलाना है। अगर आप प्रोग्राम में रहेंगे और प्रोग्राम से इनहराफ नहीं करेंगे, और 30 सितंबर को मुझे दिखाई दे रहा होगा एज एन इन्वेस्टर के सारे प्रोग्राम टारगेट्स मीट हो रहे हैं, उसमें क्वार्टरली टारगेट्स हैं, कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस क्राइटेरिया हैं, इंडिकेटिव टारगेट्स हैं, स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स हैं, लेट से मीट हो रहे हैं, और आईएमएफ को भी ये दिखाई दे रहा होगा। नंबर शेयरिंग तो डेली बेसिस पे हो रही है, स्टेट बैंक तो उनको रोजाना नंबर भेज रहा है। अगर उनको ये दिखाई दे रहा होगा तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है बढ़ेगा, हर सूरत में बढ़ेगा, डोमेस्टिक बढ़ेगा, इंटरनेशनल बढ़ेगा। उसी से आप टाई अप करें कि आपने इन्वेस्टमेंट लानी है अंडर द इन्वेस्टमेंट काउंसिल जो आपने सेटअप किया है, उसको भी तकलीफ मिलेगी। लेट से आप प्रोग्राम से इनहराफ करते हैं, आप $28 अरब, $28.4 अरब टू बी एग्जैक्ट नहीं जमा कर पाते तो आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे प्रेशर आएगा। अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे प्रेशर आएगा तो आपके रुपए की कदर में प्रेशर आएगा।
आपकी इन्फ्लेशन में प्रेशर आएगा। सो ये सारा कुछ जो है ना, आपको एक इकोसिस्टम की तरह चलाना है। इसको चलाने की टीम सैफान नहीं होगी तो ये नहीं चलेगा। पाकिस्तान ने 21 प्रोग्राम इसलिए नहीं इनकम्प्लीट छोड़े कि पाकिस्तान चाहता था कि वो इनकम्प्लीट छोड़े। आई थिंक कैपेबिलिटी बिल्डिंग ही नहीं कर सके हम, वो टीम ही पुट टुगेदर नहीं कर सके जो ये प्रोग्राम चलाती। सही, तो हमें निगरान सेटअप भी अगर लाना है तो हमें निगरान सेटअप के साथ भी एक प्रोफेशनल टीम चाहिए जो इसको मैनेज करे। खुर्रम शहजाद साहब, आपकी भी राय जानना चाहूंगा। 1997 के बाद, यानी ये मलिक मिराज खालिद के दौर के बाद हम एक ऐसे निगरान हुकूमत आएगी जो एक IMF प्रोग्राम को विरासत में जिसको मिलेगा इनहेरिट करेगी। दैट द लास्ट दिस हैपेंड इन नवंबर 1996 टिल फरवरी 1997। उससे कबल दो और हमने मोइनुद्दीन कुरैशी और गुलाम मुस्तफा जतोई की गवर्नमेंट्स का बताया इंट्रो में कि वहां पर भी हमने देखा कि निगरान सेटअप था और IMF प्रोग्राम स्टैंड बाय अरेंजमेंट चल रहा था। ये हालात कितने अनप्रेसिडेंटेड हैं, और बीइंग दिस कि आप इसको भी नोट करें खुर्रम साहब के दो सूबों में ऑलरेडी केयरटेकर सेटअप्स हैं, तो बीइंग इकोनॉमिस्ट आप कैसे समझते हैं ऐसे इस तरह का एक अरेंजमेंट आपने देखा, और आप तवक्को क्या रख रहे हैं इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, क्या होने जा रहा है? खुर्रम शाह साहब जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सैफान। देखिए, नेक्स्ट मंथ्स बहुत क्रिटिकल हैं, और खासकर जो अगले 6 महीने हैं, और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि केयरटेकर सेटअप थोड़ा सा शायद लंबा चले, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का अभी ये अपडेट आना बाकी है कि जो आपकी जो हल्का बंदियां हैं वो कब तक हो जाएंगी। तो मुझे लगता है कि 6 महीना तो शायद सेटअप जो है वो चलेगा, केयरटेकर सेटअप। इसीलिए उसे एम्पावर भी किया गया है ताकि वो कुछ डिसीजंस ले सके। बट ऑब्वियसली इतना ज़्यादा वो एम्पावर्ड होगा नहीं, और इतना ज़्यादा वो क्रिटिकल कोई डिसीजंस ले नहीं सकेगा। बट हाँ, टू एन एक्सटेंट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, कुछ SOE से रिलेटेड है, इस तरह की चीज़ें वो कर सकेगा, और IMF के साथ ऑफ कोर्स डील कर सकेगा। लेकिन चैलेंज वही है कि आपको ग्रोथ अच्छी खासी जो है वो रिक्वायर्ड है टैक्सेस को पूरा करने के लिए। अगर टैक्सेस जो है वो के हिसाब से जो अगर 35% की ग्रोथ चाहिए आपको, और टैक्सेस उस हिसाब से नहीं होते, जो कि नहीं होंगे, तो आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं से ये जो गैप है ब्रिज करना पड़ेगा, या फिर अपने खर्चों को ड्रास्टिकली कट करना पड़ेगा। अब ये मैंडेट तो है नहीं केयरटेकर सेटअप के पास। हाँ, ये हो सकता है कि टैक्सेस लगाए जाएं, बट उसका भी एक लिमिटेड जो है मैंडेट है। तो मेरे ख्याल में बहुत चैलेंजिंग होगा, ये कोई केक वॉक नहीं है। जैसे डॉक्टर साहब भी सही कह रहे थे, डॉक्टर खाकान भी, कि जो है इसमें चैलेंजेस बहुत हैं। यही कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन का कंट्रोल करना एक तरफ वर्टिकल एंगल, और दूसरी तरफ जो है ना रियल सेंस में इकोनॉमी को कंट्रोल करना, जिसमें फिस्कल डेफिसिट जो है वो उसको बैलेंस रखना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। एट द सेम टाइम आपके पास कोई 5.7-5.8 बिलियन डॉलर्स की रीपेमेंट्स भी हैं, और आपके पास अभी जो रिजर्व्स हैं वो 8.5 बिलियन डॉलर्स के हैं, जो कि हार्डली 2 महीने का जो है इंपोर्ट कवर है, और इंपोर्ट्स को भी आपको ऐसा खोलना होगा। तो चैलेंज ये है, ट्रांजिशन हो रही है 2 गवर्नमेंट्स की, कि ये गवर्नमेंट जाएगी और केयरटेकर सेटअप आएगा, तो एक ट्रांजिशन ये हो गई। उसमें कौन आ रहा है? डॉक्टर शमशाद का नाम है, डॉक्टर अबीश शेख साहब का नाम है। ये दोनों तो मेरे ख्याल में ठीक है, जहाँ तक जो है हमें इसका ताल्लुक है कि जी प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। लेकिन एट द सेम टाइम उससे नीचे जो एग्जीक्यूशन टीम होगी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो कौन हो? क्या SIFC में कुछ प्रोफेशनल्स और ऐड हो रहे हैं? क्या जो है वो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड मजीद प्रोफेशनल ऐड हो रहे हैं? अभी सोवरेन वेल्थ फंड जो है वो लॉन्च किया है, उसकी कानून साजी हो गई है। उसमें कौन आ रहा है, कैसे उसको दिया जाएगा? ये 7 कंपनियां उस पर डाली गई हैं जो गवर्नमेंट की अपनी कंपनी है बड़ी, और उसका तकरीबन कोई 12 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन जो है वो की गई है। तो अब देखना ही होगा कि इन्वेस्टर कब आएगा, कैसे आएगा, उसको कैसे फैसिलिटेट किया जाएगा, और वो कितना कंट्रीब्यूट करता है। मुझे लगता है 2 से 3 बिलियन डॉलर ऐड हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट के नेक्स्ट 6 मंथ्स में। बट देखें, हमारी रिक्वायरमेंट से ज्यादा है, और एक स्मूथ ट्रांजिशन सबसे बड़ी बात। अगर ये नहीं होगी, डिले होगा, तो मार्केट में इन्वेस्टर का सेंटीमेंट जो है वो नेगेटिव होगा, खराब होगा, डिलेज आएंगे। फिर IMF के साथ अगर हमारे 2 रिव्यूज बाकी हैं, क्रिटिकल रिव्यूज है, क्योंकि आप सैफान ये याद रखें कि हम IMF प्रोग्राम से निकल नहीं सकते, ये हमारे पास ऑप्शन नहीं है। 2 रिव्यूज हमारे हर हाल में जाने चाहिए, ताकि हम जब तक नई गवर्नमेंट आती है उस वक्त तक IMF प्रोग्राम में रहें, ताकि हमारा डिफॉल्ट का खतरा दोबारा से ना जो है वो इमर्ज हो। मेरे ख्याल में काफी क्रिटिकल जो है वो सिचुएशन होगी अगले 6 महीनों में। बहुत ज्यादा जो है वो कहते हैं ना आपको बहुत जो है हार्ड आपकी जो है ना वो नेगोशिएशंस होंगी मेरे ख्याल में IMF के साथ। जब तक आपकी केपेबल टीम नहीं होगी, मुझे लगता नहीं है कि आप जो है ना सर्वाइव करेंगे इतने आराम से। तो आपको मतलब केपेबल टीम हो, और केपेबल टीम में आपने 2 नाम तो लिए हैं। हकान साहब, आप क्या समझते हैं, क्योंकि आप भी टीम की बात, शहजाद साहब भी टीम ही की बात कर रहे हैं, तो ये आपके नज़दीक ही शुड बी एन इकोनॉमिस्ट जो लीड करे हकान साहब, या क्योंकि हमने बहुत से सियासी नाम भी सुने थे,
अब बीइंग इकोनॉमिस्ट आप क्या समझते हैं, जो क्रिटिकल हालात आप बता रहे हैं, आप दोनों अक्कासी कर रहे हैं, निशानदेही कर रहे हैं, उसके लिए ये एक प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट बैंकर क्या मतलब किसको लीड करना चाहिए फिर हाकान साहब, और उसकी टीम में कौन प्रोफेशनल्स किस तरह के होने चाहिए हाकान साहब? देखिए ना, ये तो कोई टीम हो सकती है जो पाकिस्तान का IMF का प्रोग्राम समझती है, जिसने MEFP को पढ़ा है, जिसने MEFP को लिखा है, जो पाकिस्तान के मारूजी हालात को समझती है, जो पाकिस्तान की इम्प्लीमेंटेशन को समझती है, जो पाकिस्तान की एनर्जी सेक्टर को समझती है, जो पाकिस्तान की बजटिंग को समझती है, ताकि जो अहदाफ एक्चुअली सैफान बात यह है कि लोग चूंकि IMF के प्रोग्राम की डेप्थ में नहीं जाते। आप जब IMF की प्रोग्राम की डेप्थ में जाएं तो 9 तो टेबल हैं, उसकी एक एक चीज आपने करनी है। अब कौन जाकर उसको पढ़ेगा, इसीलिए 21 प्रोग्राम जो है हम इनकम्प्लीट छोड़ जाते हैं, और इनकम्प्लीट भी तब छोड़ दें जब हम उनकी कई चीजें कर चुके होते हैं, फिर भी छोड़ जाते हैं। लाइक लास्ट जो प्रोग्राम में से हम निकले हैं, तो आपके लिए बड़ा क्लियर है आपको कि हमने चाहे वो फॉरेन एक्सचेंज के FX की मार्केट की मैनेजमेंट हो, चाहे वो कुछ टैक्सेस का डिले हो, एनर्जी सेक्टर के काम का डिले हो, अब आपने 9 माह में ये सब कुछ करना है। सो टीम तो वो होनी चाहिए जो इसको बिल्कुल सेपरेट कर दे। मतलब इट रियली डजंट मैटर कि वजीर खजाना कौन है, व्हाट इट मैटर्स इज कि ये टीम जो है वो कौन चला रहा है, इस प्रोग्राम को कौन हैंडल कर रहा है। और कोई इनकमिंग वजीर खजाना, आप ये भी याद रखिए कि व्हेन ही अराइव्स, या कोई भी टीम जब अराइव करती है तो कुछ दिन तो वो समझने में ही ले लेती है कि MEFP में हो क्या रहा है, बजटिंग में क्या हो रहा है, पाकिस्तान के नंबर्स क्या हैं, तो महीना डेढ़ तो उनको उसी चीज में लग जाता है। ये तो सितंबर 30 के टारगेट्स हैं। दिस इज रियली रियली सीरियस। और अगर आपने 30 सितंबर के सारे टारगेट्स मीट करने हैं, इसी में कुछ बेंचमार्क्स मीट होने हैं, कुछ QPCs मीट होने हैं, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ द गेम फ्रॉम डे 1, एंड दैट डे 1 एक्चुअली सैफान स्टार्टेड ऑन द 1st of July। आपको जुलाई के नंबर्स देखें तो फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, आई थिंक एक्सपोर्ट्स जो है वो 10% कम हुई है, जो PBS का डेटा इनिशियली आया है। आपने IMF के साथ ये तय किया है कि एक्सपोर्ट्स पूरे साल में 20% बढ़ेंगी। अब आप बताइए, आप रेमेडियल एक्शंस लेना चाहते हैं? IMF का प्रोग्राम चलाना, कंट्रीज जो है, मैं पाकिस्तान की मिसाल नहीं देता, मैं तो बाकी मुल्कों को भी यही कहता हूँ कि रेसिपिएंट कंट्रीज को रेमेडियल मेजर्स उसी वक्त ले लेने चाहिए जैसे ही आपको दिखाई दे कि आप प्रोग्राम टारगेट से इनहराफ कर रही हैं। दैट इज द सीरियसनेस जो आपको आज दिखानी है। आई डोंट नो कि हम ये कर पाएंगे कि नहीं, लेट्स सी। आई रियली होप कि हम ये कर पाएं। नहीं, और अगर हम नहीं कर पाते हाकान साहब, वर्स्ट केस सिनेरियो, और हम जो नेक्स्ट रिव्यू है, आप जिस तरह कह रहे हैं कि हम टारगेट्स जो नेक्स्ट रिव्यू के मीट नहीं कर पाते, देन व्हाट, यानी हम फिर दोबारा ऑफ ट्रैक हो जाएंगे, फिर दोबारा नेगोशिएशंस, फिर दोबारा एक और जिसे कहा जाए कि मिनी बजट या क्या उसको कहेंगे, फिर एक ऑर्डिनेंस के जरिए शायद फिर रास्ता निकले। ये सब फिर एक्सरसाइज रिपीट होगी क्योंकि सितंबर 30 इज वेरी नियर अगर आप देखें और उन टारगेट्स की बात करें तो। हाकान साहब, तो आप देख लेना कि जो पिछला प्रोग्राम था, जब प्रोग्राम साइन हुआ तो हमें एक मिनी बजट करना पड़ा। जब प्रोग्राम के आखिरी दिन थे तभी आपने 170 अरब का मिनी बजट किया, तो आपका 8th और 7th रिव्यू जो था वो कंप्लीट हुआ। तो बिल्कुल अगर आप प्रोग्राम के टारगेट से इनहराफ करेंगे, 30 सितंबर के जो क्वार्टरली टारगेट्स हैं वो हर चीज पे तय हैं। याद रखिए, मॉनेटरी एग्रीगेट्स, फिस्कल, रेवेन्यू, ये जो आपका सर्कुलर डेट का बढ़ना है, हर चीज पे एक टारगेट सेट है। दो टारगेट्स आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हम ऑलरेडी अगर 7-8 अगस्त को खड़े हैं तो आपको बहुत केयरफुली उनको वॉच करना है कि वेयर डू यू स्टैंड ऑन दोस टारगेट्स। तो मेरे लिए जब कोई ये बात करता है कि कौन वजीर खजाना होगा या क्या होगा, ये कौन सी बात, ये कि वेयर इज दैट कोर टीम, कोई भी हो, ये टारगेट्स तो आपको मतलब कंटिन्यूअसली वॉच करके चलाने हैं। इसीलिए पाकिस्तान प्रोग्राम नहीं कंप्लीट कर पाता। आई एम क्वाइट क्लियर। मैं पाकिस्तान के बारे में भी ये समझता हूँ, मैं दूसरे ममालिक का भी समझता हूँ कि जहाँ पे ये कोर टीम्स ये एंकर नहीं कर रही होती इन चीज़ों को, तो ये बहुत मुश्किल होती है। और ये फिर एंकर आपने प्राइवेटाइजेशन के साथ भी करना है, SOEs पे भी करना है, लॉज पे भी करना है, एनर्जी के साथ भी करना है, स्टेट बैंक के साथ भी करना है। That is the required implementation framework to get the program going. ना की तो देखें बात ही नहीं है, ना कर मतलब मेरे ख्याल में there is no गुंजाइश। पाकिस्तान के पास एक्सेप्शनली हाई रिस्क के साथ ये गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान इनहराफ करे किसी भी तरह के कोई टारगेट से जो फंड के साथ सेटअप है। लेकिन डिस्पाइट ऑल दिस खुर्रम शहजाद साहब, ये तो चले वो है जो आप दोनों निशानदेही कर रहे हैं कि जिस पर तमाम की नजरें होनी चाहिए ऑल स्टेक होल्डर्स के, आगे 6 माह या आगे 3 माह में किस तरह गुजारने हैं। लेकिन कोई उम्मीद खुर्रम शहजाद साहब इसमें आपको नजर आती, क्योंकि जो अब जो सेटअप आ रहा है, जो भी निगरान सेटअप आ रहा है, इसमें ये हम तवक्को कर रहे हैं, एक तो SIFC एक्टिव है, यानी हम ये कह रहे हैं कि हमारी सिविल मिलिट्री सब दे आर ऑन द सेम पेज,
तो हम तवक्को कर सकते हैं, क्योंकि सीरियसनेस नजर आ रही है, यानी स्टेक होल्डर्स में सीरियसनेस है, मईशत को लेकर सीरियस हैं, कोशिशें कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट जनरेट करने के लिए G2G ट्रांजेक्शन की कोशिश पाक फौज खुद कर रही है, आर्मी चीफ आगे आ चुके हैं। तो हम उम्मीद तो रखें, क्योंकि अगर ये तमाम रिसोर्सेज मिलकर ये सिनर्जाइज होकर भी हम अचीव ना कर सके तो देन व्हाट, फिर रह क्या जाता है? खुर्रम शाह साहब। नहीं, बिल्कुल सैफान, देखिए उम्मीद तो है, ऐसा नहीं कि उम्मीद नहीं है, उम्मीद है, तभी तो ये सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। कुछ ऑल्टरनेट्स जो हैं वो अनाउंस किए गए हैं। आप तो खुद बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया, SIFC का इनिशिएटिव है, उसके अंदर बहुत सारे क्रिटिकल सेक्टर्स हैं, जिसमें IT का सेक्टर है, एग्रीकल्चर का सेक्टर है, मिनरल्स का बहुत बड़ा पोटेंशियल है, बहुत बड़ा सेक्टर है। उसमें ऑलरेडी एक बहुत बड़ी दुनिया की कंपनी जो है वो काम कर रही है। अभी एक मिनरल की कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें बड़े इन्वेस्टर्स आपके यहाँ जो है वो आए हैं, उन्होंने इंटरेस्ट शो किया है। मैं खुद उसमें पार्टिसिपेट मैंने किया, और उसके अंदर अगर देखें तो दुनिया के बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स या बड़े जो एसेट मैनेजर्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। उनकी टॉप ब्रास इवन आई हुई थी, जिसमें आप लजार्ड कह लें, जिसमें जैकरीज है, जिसमें रॉथशाइल्ड्स हैं, ये दुनिया के बड़े नाम हैं जो आपके यहाँ जो है वो इंटरेस्ट ले रहे हैं। और आपके यहाँ पोटेंशियल तो $6 ट्रिलियन की बात हो रही है। अब उसमें से आप 10 साल में कितना ज्यादा जो है उस पर काम करते हैं, किस तरह से इन्वेस्टमेंट रेस करते हैं, कैसे अपना एनवायरमेंट ठीक करते हैं, तो मेरे ख्याल में बिल्कुल होप है, 100% होप है। क्यों नहीं है होप तो हमेशा रहेगी। लेकिन बात यह है ना कि हम उस होप को मटेरियलाइज करने के लिए काम क्या कर रहे हैं, कितना अर्जेंसी दिखा रहे हैं, किस तरह से टीम्स को असेंबल कर रहे हैं, किस तरह से वो पॉलिटिकल पार्टीज जो अगले इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रही हैं वो क्या आज से इस प्रॉब्लम की डेप्थ को समझ रही है। ये सवाल करना चाहिए हमें ये डिबेट करनी चाहिए कि क्या जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इस इलेक्शन में हिस्सा लेंगी, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, क्या कोई भी उनके जो मेंबरान हैं, क्या वो ये बात कर रहे हैं कि इस वक्त हमें कितनी डेप्थ है प्रॉब्लम की, कितना हमें कर्जा देना है, किस तरह IMF के साथ डील करना है, कैसे हमें जो है अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है वो बेहतर करना है, एनवायरनमेंट को बेहतर करना है। ना सिर्फ ये कि 6-8 महीने की हम बात करें, हमें तो 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल की बात करनी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज आप ये सवाल करें कि क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी या हमारी जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, ये सारे प्रॉब्लम को समझ रहे हैं, डायग्नोस कर चुके हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम है, अब इस पे ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और अगले 6 महीने एक ब्रेक हमें लेनी है, इसके बाद हम आके आपसे मजीद इस पे गुफ्तगू करते हैं। खुर्रम शाह साहब साथ हैं, अजीज साहब साथ हैं, आपसे ब्रेक हमारे साथ होगा। आपको इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम्स की जो इंफॉर्मेशन है वो फराम करता है, वेदर हो, अदर पैटर्न्स की, उससे मिलाकर अगर इसको अगले 2-3 साल में पिकअप किया जा सकता है तो आपको कोई नॉन डेट क्रिएटिंग इंस्ट्रूमेंट पे होप दिखाई देना शुरू हुई है। पर ये होप तभी तकवीत पकड़ेगी अगर जो डेट क्रिएटिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सहारा दे रहे होंगे। दिस हैज टू वर्क हैंड इन हैंड। और फिर वो जो सारे रिफॉर्म्स जो मैक्रो को ठीक करने के हैं, यानी कि रेवेन्यू साइड को, एक्सपेंडिचर साइड को, वो साथ कर रहे होंगे। ये 3 स्ट्रीम्स चलानी है। अब अगर केयर टेकर्स हमें ये 3 स्ट्रीम्स चलाकर दिखाएंगे तो मैं कहूंगा कि वो कामयाब हैं। अगर लेट्स से कि ये 3 स्ट्रीम्स नहीं चलती तो हम दोबारा बात कर लेंगे इस पे, तो वो नाकाम है। बात ये है कि अब आपके पास कोई रूम ही नहीं है मैन्यूवरेबिलिटी का। आई एम बीइंग रियली ऑनेस्ट। प्रोग्राम भी करना है, SIFC को भी चलाना है, प्राइवेटाइजेशन को आगे लेके चलना है। ठीक है, खुर्रम शाह साहब आपका ओपिनियन क्या है? क्योंकि ये सारे एक जिन्होंने कहा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरटेकर गवर्नमेंट होगी, नॉट ऑर्डिनरी, तो आप क्या तवक्को रखते हैं इस केयरटेकर सेटअप से, खुर्रम शाह साहब? जी बिल्कुल सेम एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होगी और बिजनेस एज यूजुअल चलाएगी, और है भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। उसकी वजह ये आपने देखा होगा केयरटेकर सेटअप को शायद लेट 90s में ये मौका मिला था कि वो IMF प्रोग्राम को कंटिन्यू IMF प्रोग्राम उसमें हुआ था। तो हमें दूसरी मरतबा ऐसा होगा कि केयरटेकर सेटअप में IMF प्रोग्राम कंटिन्यू होगा, और केयरटेकर सेटअप डेफिनेटली अनप्रेसिडेंटेड होगा इसमें, क्योंकि आप देखें कि उसे एम्पावर किया गया है, और एम्पावर किया गया है 3-4 चीज़ों पे किया गया है पावर, जैसे मैंने पहले कहा। तो जब एम्पावर्ड है केयरटेकर सेटअप और थोड़ा अरसा भी ज़्यादा होगा, उसका पीरियड भी ज़्यादा होगा, लेट्स से 6 मंथ्स होता है, जिसके अंदर एटलीस्ट एक रिव्यू तो आ जाएगा जो नवंबर में पॉसिबली होगा, जो सितंबर में हम क्वार्टर एंड करेंगे। और उसके साथ साथ जो दूसरा रिव्यू होगा वो फिर जाके आपका मार्च-अप्रैल में होगा। तो अगर ये एक्सटेंड होती है केयरटेकर सेटअप लेट्स से नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स,
तो डेफिनेटली दोनों रिव्यूज पे उनके पास आएंगे, लेकिन मसला ये कि पहला रिव्यू क्लियर होगा तो दूसरे पे हम जाएंगे और हम फिर IMF प्रोग्राम में कंटिन्यू करेंगे। तो चैलेंज यही है कि जो पहला रिव्यू है उसे किस तरह से किया जाएगा, कौन टीम करेगी, किस तरह से अभी प्लान किया जा रहा है उसके बारे में। मेरे ख्याल में जो दो ऑप्शंस अभी नजर आ रहे हैं शमशाद अख्तर साहिबा का, डॉक्टर शमशाद अख्तर और डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख साहब का, मेरे ख्याल में उनमें से ज्यादातर उन्होंने डील किया हुआ भी है के साथ। वो कोई बुरी चॉइसेस नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ नीचे टीम्स कौन सी होंगी। और फिर बिल्कुल सही बात है जो खाकान भाई ने भी बोली कि आप बेसिकली टारगेट्स कैसे पूरे करेंगे, वो है ना मेन चीज कि टारगेट्स कैसे पूरे होंगे। टीम्स आप कोई भी डाल दें, टारगेट्स अगर आपके पूरे नहीं हो रहे तो आपको फिर मिनी बजट लाना पड़ेगा या फिर टैक्सेस को चेंज करना पड़ेगा या फिर टू एन एक्सटेंट या फिर जो है ना आपको एक्सपेंडिचर्स को अपने कम करना पड़ेगा या फिर एसओईज को शट डाउन करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, ये कहते हैं डेस्परेट आपको सिचुएशन नजर आएगी और डेस्परेट मेजर्स भी लेने पड़ेंगे आपको। तो उसके लिए केयरटेकर सेटअप को बहुत ज्यादा भरपूर तरीके से एम्पावर्ड भी होना चाहिए, साथ साथ फिर डिसीजन भी लें और फिर उसको जो पीछे बैकिंग है पॉलिटिकल पार्टीज की, स्टेक होल्डर्स की, वो कंप्लीट होनी चाहिए ताकि हम फिर IMF प्रोग्राम से ना निकले। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो स्ट्रैटेजी है ना वो नजर नहीं आ रही कि अगर हम एक फॉल आता है, अगर हम एक ट्रैक से हटते हैं और वो हटेंगे, मुझे लगता है उसका फॉल बैक ऑप्शन क्या होगा या फिर उसको स्ट्रैटेजी क्या है उसके अंदर कि क्या केयरटेकर सेटअप के पास स्ट्रैटेजी होगी या फिर लेट्स से हम ये दो रिव्यूज गुजार लेते हैं तो आगे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो किस तरह से, जो भी कोalition गवर्नमेंट बनती है, मैंडेटेड गवर्नमेंट होती है, 70% आता है, 51% लेकर आता है, सुपर मेजॉरिटी आती है, वो कैसे स्ट्रैटेजी को लेकर जाएगी। अगले 2-3 साल बहुत टफ है। मैं तो 6 महीने के अलावा 2-3 साल की बात कर रहा हूँ कि ये आप गुजार भी लें। पहली बात ही गुजारना बहुत जरूरी है, पहला मरहला है। उसके बाद आपके 2 से 3 साल बहुत टफ है, कैसे अपनी लिक्विडिटी मैनेजमेंट करेंगे, कर्जों को कैसे पूरा करेंगे, कहां से जनरेट करेंगे, तो पूरी एंड टू एंड स्ट्रेटजी आज से स्टार्ट करनी पड़ेगी आपको, अदरवाइज जो है ना वो मुश्किल होगा। बहुत शुक्रिया खुर्रम शाह साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। खाकान जी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। हम नेक्स्ट सेगमेंट में वाइंड अप करेंगे। मेहमानों का यहाँ शुक्रिया अदा करते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आज माशी सूरत हाल, निगरान हुकूमत और इसकी आमद से पाकिस्तान को दरपेश माशी चैलेंजेस से वो किस तरह निपटेगी, तारीख की रोशनी में और मुस्तकबिल हमें क्या नजर आता है, इस पर सवाल उठाए। फीडबैक जरूर दीजिएगा, देखते रहिएगा। अब तक अपना अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।